अच्छा देखिए, हमें इसको समझने के लिए जैसे कहते हैं यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। पहले हम देखें कि उमूमी तौर पे, अभी क्लाइमेट चेंज को छोड़ दीजिए, उमूमी तौर पे कहाँ खड़ी हैं औरतें एक्सेस टू हेल्थ के हवाले से, आपके उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चाहे जनरल हेल्थ हो, वेल बीइंग हो, आपका एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो। तो वो जो सिनारियो है ऑलरेडी, और सिंध के हवाले से, क्योंकि मेरा वैसे भी ज़्यादातर काम सिंध ही में है, तो जब उसके ऊपर आप क्लाइमेट चेंज को सुपर इम्पोज करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऑल्दो बहुत सी उसमें नुआंसेस हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के तौर पे आएंगे, लेकिन उसमें डिज़ास्टर का एलिमेंट जो है ना वो लेंस लगा के क्लाइमेट चेंज को देखा जाता है। और हमारे यहाँ जब भी अडेप्टेशन की बात की जाती है तो अडेप्टेशन की बात भी एज अ डिज़ास्टर मेजर होता है, डिज़ास्टर कोपिंग मेजरमेंट के तौर पे होता है। तो जब कोई डिज़ास्टर, सपोजिंग अगर हम 2010 के फ्लड की बात करते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहें, तो वैसे तो वो उमूमी एक डिज़ास्टर था, मुल्क की बहुत बड़ी आबादी उससे इम्पैक्ट थी, सिंध में बहुत ज़्यादा उसका असर देखा गया, लेकिन उसमें जब आप जेंडर लेंस लगा कर देखते हैं तो उसमें आप यही देखते हैं कि उस डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ख़वातीन को है, क्योंकि उनका एक्सेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोबिलिटी, बिकॉज ऑफ सोशल टैबूज़, उनके हर किस्म का एक्सेस टू, फर्स्ट चीज़ क्या होती है डिज़ास्टर में, आप रिलीफ देते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रक के ज़रिए इनह्यूमेन तरीके से खाने की बिरयानी की थैलियाँ फेंकी जा रही हों, तो क्या वो औरत उस ट्रक के पीछे भागते हुए हासिल कर सकती है, या वो जो एक हट्टा कट्टा मर्द उससे आगे भाग सकता है वो करता है? ठीक है, आपकी वहाँ पे वो एक्सेस, अब ठीक है, वो मर्द जो ले रहा है वो अपनी औरत को तो जाके देगा, अपने घर में बच्ची को भी देगा, लेकिन डिज़ास्टर में आपको नहीं पता कि कितने ऐसे घराने हैं जिसमें अब मर्द नहीं रहे, जिसमें कोई एबल बॉडीड मर्द नहीं रहे। हो सकता है कोई माजूर, कोई आपके बुज़ुर्ग तो हों उन औरतों के घर में, लेकिन वो चीज़ एक्सेस ना कर सकते हों। इसी तरीके से जब हेल्थ के लिए था, जब मोबाइल हेल्थ के कोई आपकी एम्बुलेंसेस वगैरह थी या कुछ थी, तो उसमें भी औरतों का एक्सेस उस तरह नहीं था। फिर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इत्तफाक से 2010 का जब सैलाब आया था तो मैं एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम कर रही थी सिंध में। सोशल क्या इश्यूज़ आते हैं उसमें, हम समझते हैं कि जो बहुत गरीब है, जो बहुत पिसे हुए तबके से है, वो ही सिर्फ ज़रूरतमंद है। अब ये डिज़ास्टर तो क्लास नहीं देखता, आपकी ज़ात पात नहीं देखता, डिज़ास्टर सबको स्ट्राइक करता है, लेकिन जो आपके सोशल स्ट्रक्चर में कोई बहुत ऊपर है, आपका सोशल एक उनके साथ जो एक एसोसिएशन है वो आपको रिलीफ एक्सेस करने से कैसे रोकता है। कोलारची के एक इलाके में हम रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे और दूर हमें नज़र आ रहा था वहाँ पे मर्द जो हैं वो तकरीबन अपने वेस्ट डीप वाटर में वेट करते हुए आ रहे थे और फिर अपने सरों के ऊपर उठा के वो लेके जा रहे थे, और हमें नज़र आ रहा था कि एक जगह से कोई नहीं आ रहा, वो जगह भी इसी तरह से घिरी हुई है। तो हमें बताया गया कि नहीं, वो नहीं आ सकती, आप लोगों को वहाँ जाके छोड़ के आनी होगी ये सारे जो आपके बड़े वो सैक्स हैं एड के। वे क्यों नहीं, जब वो फंसे हैं आप आ रहे हैं, वो सैयदजादियाँ हैं। तो आम हालात में अच्छे दिनों में सैयदजादियों की जो एक सोशल क्लास है ये नहीं उनको अलाउ करती कि वो जाके इस तरह से किसी के सामने एड हासिल करें, लेकिन क्या वो ज़रूरतमंद थी उस वक्त सब ज़रूरतमंद थे। तो उनके मर्द आई एम श्योर वो आके ले जा सकते थे, लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी थीं जहाँ पे मर्द नहीं थे। रातों रात पानी दाखिल हुआ, मर्द आपके शहरों में गए होते हैं, कहीं और गए होते हैं, काम पे गए होते हैं, तो वहाँ पे कई जगह ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ औरतें थीं। फिर इसी तरीके से ये चीज़ हमने 2005 में अर्थक्वेक में भी देखी थी। ठीक है, वो एक उस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर या क्लाइमेट चेंज से तो उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज़ हमारे यहाँ अनथिंकेबल थी, उसमें औरतों ने जनाजे उठाए भी, कब्रें भी खोदी और दफन भी किया नमाज़ पढ़ के। अनथिंकेबल था ना, नॉर्मल हालात में ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब वो तो एक चले वहाँ का भी डिज़ास्टर था, ये चीज़ यहाँ पे भी हुई 2010 के फ्लड्स में। अब बहुत से ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं। आप हमारी फिशरफोक कम्युनिटीज़ को देखिए,
ٹھیک ہے. اس میں اور ابھی میں یہ سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی طرف نہیں جا رہی, میں جنرل ایک ولنریبلٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ان ولنریبلٹیز کے ساتھ ان خواتین کے اوپر کس طرح سے ایک ایڈڈ برڈن آ جاتا ہے. ہمارے فشر فوک میں جو مرد حضرات ہیں وہ جب جاتے ہیں اپنے بوٹس لے کے تو 2 مہینے کا راشن لے کے پھر وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, پیچھے عورتیں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, بزرگ یا ڈسیبلڈ جو ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر جو فشنگ کمیونٹی کے, میں ان بڑے ٹرالر کے ان کے مالکان کی بات نہیں کر رہی, جنرلی جو فشرمین ہیں وہ قرضے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کوئی وجہ ہو گئی, کوئی سمندری یا تو طوفان آ گیا یا وہاں پہ چونکہ سرحد نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے جو ماہی گیر ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک طرح سے حد کراس کرتے ہیں, دانستہ ضروری نہیں لیکن وہ مچھلی کے پیچھے جا رہے ہیں. وہ وہاں گئی اور آپ کی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے, ان کو پکڑ کے ان کو ادھر بند کر دیا ہمارے والوں کو, اور ان کے ادھر بند ہو گئے. اور جب وہ بند ہوتے ہیں, یہ تو اب کچھ ہمارے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں اور پھر ان کے زور کے بعد پھر ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں جب ہمارے ملک میں دونوں ملکوں میں تعلقات برے بھی تھے تو یہ ایک طے ہو گیا تھا کہ اس طرح سے جو کراس کر لیں گے, جو دانستہ نہیں ہیں, جو کسی اور نیت سے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا بہت عرصے تک بندی. لیکن یہ بہت بڑے عرصہ اس طرح سے رہا کہ پھر وہ مہینوں سالوں بند رہے. تمام برڈن ان خواتین پہ ہوتا تھا جو ماہی گیروں کی بستی میں ہیں. اچھا اس میں سب سے پہلا برڈن ان کے لیے کیا ہوتا تھا, وہ قرض جو دینے والے تھے, لون شارکس, وہ آ جاتے تھے, ان کو ان سے ڈیل کرنا پڑتا تھا, جبکہ نارملی ان خواتین کی ان کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں ہوتی تھی. تو اب وہ جو ہے لون شارکس ان کے اوپر وہ ایک ان کے اوپر برڈن ہوتا تھا. اور ان کے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انراول کہ کیا کیا اس کے ساتھ پھر اس کی ریمیفیکیشنز ہوتی ہیں. یہ ہمیں جو سوسائٹی میں ہمارے ہاں جو ایک مجبور طبقہ ہوتا ہے ان کی مجبوری سے کس طرح سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, میرے خیال میں یہ کوئی ایسی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اچھا جو سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے وہ ایک پہلے ہی ایک لیس انڈرسٹوڈ, مس انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ہے, اور اس میں ہمارے بہت سے اگین وہ سوسائٹیل ٹیبوز ہیں. اب جو ڈیزاسٹر, کلائمیٹ ڈیزاسٹرز میں جو خواتین امپیکٹ ہوتی ہیں وہ صرف سیلاب سے نہیں ہوتی, آپ کا ڈرائی پیریڈ بھی ہے, جو آپ کا ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ڈراؤٹ ہے, جب پانی کی تلاش میں آپ بستی چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں, آپ ایک اس کو اب اس کے لیے باقاعدہ لفظ کوائن ہو چکا ہوا ہے, ان کو ہم کلائمیٹ ریفیوجیز یا کلائی مائیگرنٹس بھی کہتے ہیں. ریفیوجی تو ایک چلا گیا, مائیگرنٹس اس لیے کہ اگر حالات بہتر ہو گئے تو وہ واپس آ جائیں گے اپنے علاقے میں, بلا علم کبھی ہو یا نہیں. ورنہ اگر آپ ہمارے ساحلی علاقے دیکھیں, کیٹی بندر وغیرہ, وہاں سی انٹروژن کی وجہ سے جو بستیاں وہ 3 دفعہ گاؤں ڈسپلیس ہوئے ہیں, ان کو واپس اس جگہ جانا اس لیے نہیں ملا کہ وہ سمندر برد ہو چکی ہیں وہ جگہ. تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہوتا کسی قسم کی ہیلتھ فیسلٹی کا. میٹرنل مورٹیلٹی کے اگر ہمارے فگرز ہائی ہیں تو کس وجہ سے ہیں, اس میں یہ بھی ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایکسیس کیا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا ان کے پاس رائٹ ہے یہ چیز حاصل کرنے کا بھی, یا وہ صرف ایک ریپروڈکٹیو بینگ ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بچہ تو عورت جنتی ہے نا, تو کیا اس میں ایسی کون سی بات ہے, اگر کمزور بھی ہو گئی, اگر بیمار ہے, نہیں تو یہ تو ایک نیچرل, بھیا ہماری بکری بھی بچہ دیتی ہے, ہماری گائے بھی دیتی ہے. سو کوئی زیادہ اس سے انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے. اور وہ اگر آپ ان کے جو فیملی سائزز ہیں آپ ان کو دیکھیں, ان عورتوں کی صحت کو دیکھیں تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے, یا لیک آف صحت کو دیکھیں, صحت تو ہوتی ہی نہیں ہے, اس سے دیکھیں تو اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کوئی ایکسیس سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا نہیں ہے. اچھا جہاں پہ کچھ اس طرح کے ادارے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے حکومت کی بلیسنگ ہے. آئی تھنک پاکستان کا پاپولیشن پروگرام 60s سے شاید شروع ہوا تھا, 50s سے. جتنا زیادہ اس میں پیسہ ڈالا گیا اور جتنا بڑا یہ فیلئر ہوا ہے, میرا نہیں خیال ہمارا کوئی اور پروگرام ہوا ہے, کیونکہ اس میں ہم نے سوسائٹی کے ان طبقات کو ایڈریس نہیں کیا جو اس میں سب سے زیادہ ہرڈلز بناتے تھے. ہم نے ایڈوکیسی کی ان عورتوں کے ساتھ, اور جب وہ انہوں نے اس کے لیے اپنے لیے وہ مان کے جان کے کچھ اپنے لیے مانگنا شروع کیا, رائٹ ٹو دیٹ ایکسیس یا باڈیلی آٹونومی, تو ان کا پھر کیا حشر ہوا, بجائے اس کے کہ ان کے مردوں کو کنونس کیا جاتا کہ بھئی آپ یہ چیز آپ دونوں کے لیے بہتر ہے, آپ کی پوری فیملی کے لیے.
تو اس صورت میں ان خواتین کو بہت زیادہ مشکل اور وائلنس کا ایلیمنٹ اس کے اندر پھر شامل ہو جاتا ہے. تو اب اس کے ڈانڈے آپ کلائمیٹ چینج سے چاہے ملائیں چاہے نہ ملائیں, یہ وہ لیوڈ ریالٹیز ہیں ہماری خواتین کی. کلائمیٹ چینج ہر چیز, ہر ڈیزاسٹر, ہر پرابلم کو ایگزیسبیٹ کرے گا. تو اب اس میں جو اڈیپٹیشن کا ایلیمنٹ ہے, اڈیپٹیشن کو ہم صرف ایک لفظ نہ دیکھیں, اس کی باقاعدہ نٹس اینڈ بولٹس آپ کو ان پلیس ڈالنے پڑیں گے. اس میں حکومت کی طرف سے پالیسی, ریسورسز, ایکسپرٹیز, کیپیسٹی بلڈنگ آف پیپل ہو ول ٹیل ادر پیپل ہو آر امپیکٹیڈ کہ کس طرح سے اڈیپٹ کر سکتے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ہمارے ملک میں عمومی طور پہ اور سندھ میں ابھی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا جتنی اس کی ارجنسی کی ضرورت ہے. اور ارجنسی کی اس لیے کہ اگر آپ دیکھیے کہ جو رسک انڈیکس ہے, گلوبل رسک انڈیکس ہے, اس میں ایک ڈیکیڈ سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 میں رہا ہے. ابھی جو لاسٹ ایئر, ابھی تو کاپ ہونے والی ہے, اس سے پہلے ریلیز ہو جائے گا, لیکن جو لاسٹ انڈیکس تھا اس میں لانگ ٹرم میں ہم نمبر 5 پہ تھے. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ اس پورے کرۂ ارض پہ تقریباً 200 ممالک ہیں, 189 یا 184 ایگزیکٹ نمبر, بٹ آلموسٹ 200 میں جب آپ نمبر 5 پہ دیکھتے ہیں تو الارم بیلز جو ہیں دے شوڈ بی ریئلی رنگنگ ویری ویری لاؤڈلی. اور چاہے وہ فائنانس کی ایکسیس کے لیے ہو, چاہے اس کی ٹرکل ڈاؤن ٹو دی لوئسٹ لیول ہو, اس کے لیے سندھ میں جو ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. اور اگین میں وہ باتیں کر رہی ہوں جن کا دیکھنے میں براہ راست کلائمیٹ چینج سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کا ایک ڈیلیوری میکنزم ہے جو کہ آپ کا لوئسٹ لیول پہ جو آپ کا گورننس اسٹرکچر ہے اس میں ہونا چاہیے. وہ ہمارے یہاں ہے نہیں, لوکل باڈیز ہماری فنکشنل نہیں ہیں. تو جب آپ ڈیلیور کرنا چاہیں گے بالکل ایک کسی چھوٹی سی بستی کو, یا بستی بھی چھوڑیے ایک یونین کاؤنسل لیول پہ, تو اس کو کون ڈیلیور کرے گا جب آپ کا وہ اسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی NDA میں ہے, آپ کا نیشنل لیول پہ ہے, ٹھیک ہے, PDA میں بھی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رن دیز انسٹیٹیوشنز ڈاؤن, کیونکہ جب ہم رن ڈاؤن کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو ان کی شارٹ کمنگز دکھا کے, تو سمہاؤ ایک تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں اس میں کوئی اس طرح سے انجیکشن نظر نہیں آتی بہتری کی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پرو ایکٹیو نہیں ہیں, یہ ری ایکٹیو ہیں. یس, کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ موبلائز کر لیتے ہیں, جی کشتیاں بھی لے آؤ اور کھانا بھی لے لو, اور آپ شیلٹر کے لیے بھی کر لو, ٹیمپرری شیلٹرز وغیرہ فٹافٹ کھڑے کر لو. پری ایمپٹ نہیں ہوتا. آپ ویدر کو دیکھیں اور اس کے بعد پری ایمپٹ کریں کہ اب یہ موسم آنے والا ہے, اب برسات میں یہ چیزیں ہوں گی, کراچی میں ہیٹ ویو کے امکانات ہیں. سو ہیٹ ویو جس دن آئے گی, آپ ایک بڑے ٹب میں برف ڈال کے اس کے اندر پانی کی بوتلیں رکھتے ہیں, دیٹ از ناٹ انف. ہیٹ ویو کے میٹیگیشن میجرز جو ہیں دے ہیو ٹو بی آن گوئنگ. سردیوں میں تیاری کریں ہیٹ ویو کی. تو وہ اس طرح کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ نظر نہیں آتی. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم, اور یہ بھی کلیشے بن چکا ہوا ہے, لیکن کلیشے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک حقیقت ہوتی ہے, تو وہ بار بار ایک بات کو کہا جاتا ہے کہ آر ڈپارٹمنٹس اینڈ گورنمنٹ ایجنسیز ورک ان سائلوز. اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر میرے خیال میں کسی ایک بڑے ہال جیسے ایکسپو سینٹر ہے نا, وہاں پہ آپ سندھ سیکریٹریٹ کو موو کر دیں, ان کے جتنے آفیسز ہیں, تو بھی میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ساتھ والی ٹیبل پہ اگر کوئی ہیلتھ والا بیٹھا ہے اور ادھر کوئی سوشل ویلفیئر والا بیٹھا ہے, تو انہیں نہیں پتا ہوگا یہ آپس میں کیا کام کر رہے ہیں. دس از ایکسٹریملی انفارچونیٹ. کوئی نہ کوئی کوآرڈینیشن میکینزم ڈیزاسٹر میں جو آتا ہے, جیسے اس وقت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنتی تھیں جس میں NGOز بھی ہوتی تھیں, آپ کے یہ تمام حکومتی ادارے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ ڈیزاسٹر میں بنتی تھیں. اگین دیٹ واز اے ری ایکٹیو اپروچ, دیٹ واز ناٹ اے ویل کوآرڈینیٹڈ ویل پریپیئرڈ اپروچ کہ ٹھیک ہے جی اسکول خالی کرا دیں, آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول دے دیا آپ کو, آپ نے وہاں پہ جناب ریفیوجیز کو بٹھا دیا جو ڈسپلیس پرسن ہیں, کھانا کسی اور ڈپارٹمنٹ نے پہنچا دیا, آپ نے کوئی موبائل ڈسپینسری بھی بھجوا دی وغیرہ وغیرہ. سو اٹس ناٹ اے کوآرڈینیٹڈ تھنگ کہ اس کے بعد جب کتنے عرصے کے بعد آپ کہیں گے کہ جی بچوں کا جو اسکول ایئر ہے ڈسٹرپٹ ہونے کے بعد اب ریزیوم کیا جائے, تو وہ اسکولوں سے جو اب آپ نے نکال دیے لوگ, وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا ان کے لیے کوئی جگہ بن گئی؟ سو آئی سو دس فرسٹ ہینڈ ان 2010 اینڈ انفارچونیٹلی پھر ابھی پچھلے سال
कुछ कम्युनिटीज़ के साथ, उसके अलावा कुछ इदारों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला जो कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ और क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट्स को मॉनिटर भी करते हैं, उनके लोगों के उसकी वो रिसर्च भी कर रहे हैं, डेटा गैदरिंग भी उन्होंने की है ताकि वो पॉलिसी इंटरवेंशन, एंड बाय द वे वो पॉलिसी इंटरवेंशन अभी मुझे इसमें क्लाइमेट चेंज के उसमें पॉलिसी में नज़र नहीं आई, ख़ास तौर पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाई माइग्रेशन। इफ़ इट इज़ ओके टू नेम सो इस्लामिक रिलीफ, इनका बाकायदा क्लाइमेट माइग्रेशन के ऊपर एक पूरा रिसर्च, एक वॉइसेस फ्रॉम द वोकल के नाम से है, तो मतलब वोकल उसका एक्रोनिम था, उसको देख के मैं बता दूंगी, मुझे याद नहीं रहा कि क्या है, वॉइसेस ऑफ सी क्या था शायद, मुझे याद नहीं है। तो उनके पास बाकायदा सिंध का डेटा है कि कौन किस जगह से किस क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से आ रहा है, क्योंकि पूरा सिंध भी इकोलॉजिकली अलग अलग जोन्स में आता है। आपकी कोस्टल बेल्ट के अलग डिज़ास्टर्स हैं, आपके जो आपके बारानी एरिया है, जैसे मैंने पर्सनली, मैं जिस इदारे के साथ वॉलंटियर करती हूँ, हमने कोहिस्तान में काम किया है जो जिनशाही के बिल्कुल पीछे। आप अगर वहाँ जाएं तो आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी थरपारकर से। नाउ दिस इज़ ठट्टा, दिस इज़ 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम दिस बस्लिंग मेगालोपोलिस, जहाँ पे जो भी दुनिया की जितनी भी मतलब इस मुल्क में जितनी भी एडवांस चीज़ें मौजूद हैं वो आपको कराची में मिलेंगी। कराची में भी लेयर्स हैं, उसके 60% लोगों को उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन मौजूद हैं आपके पास। यहाँ 4G कवरेज भी है, आपके पास पाइप वाटर भी है, आपके प्योरिफिकेशन प्लांट भी हैं, सब कुछ हैं। अब वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी टाइम ट्रैवल के थ्रू जा रहे हैं। वहाँ पे जो कीथर के पहाड़ों से बारिशों में पानी आके जोहड़ों में जमा होता है, वो उनका सोल पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर है। जस्ट 1.5 hour अवे फ्रॉम दिस सिटी, बट हाउ मेनी डेकेड्स और मे बी a century अवे इन एक्चुअल लिव्ड रियलिटी। तो वहाँ के डिज़ास्टर्स और हैं। फिर आप अब अर्बन मिसमैनेजमेंट कहूँगी मैं, अर्बन प्लानिंग नहीं, क्योंकि ये क्लाइमेट डिज़ास्टर का शाखसाना आपके चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न तो है, लेकिन जिस तरह से हमने अपना शहर बनाया है उसका क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अगर बारिश में हम डूबे थे पिछले साल और उससे पहले सालों में भी, मैं जिस जगह बैठी हुई मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ये डिज़ास्टर रिपीटेडली फेस कर चुके हैं। तो ये हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमने नज़र नहीं रखी आपका फ़्लो कहाँ है। अपने जितने भी ड्रेन्स हैं नेचुरल, जहाँ से पानी पहले कराची से बह के समंदर में जाता था, उसको ब्लॉक कर दिया, सो बैक फ्लो आ रहा है। पूरे शहर को कॉन्क्रेटाइज़ कर दिया। तो हमने 2015 में 3 दिन के अंदर कितनी अमवात देखी, अनप्रेसिडेंटेड। हैव वी चेंज द वे वी बिल्ड? वी हैवेंट। अभी भी उतना ही सीमेंट का इस्तेमाल होता है, उतनी ही कंजेस्टेड बिल्डिंग्स बनती हैं जिसमें वेंटिलेशन का हिसाब नहीं होता। अब यहाँ आप एक जेंडर लेंस लगाइए। 2015 में जब हीट वेव स्ट्राइक की थी, क्लाइमेट का एलिमेंट था उसमें। आपके पास वो लो प्रेशर एरिया था, आपकी हवा बजाय इसके कि शहर की तरफ आती समंदर के ऊपर ही था। हीट आइलैंड इफ़ेक्ट डेवलप हुआ था हमारी जो जनरेट हमारी अपनी जो बिल्ट एरिया है उससे। लेकिन उसमें अच्छा दूसरा ये कि हमने ग्रीन कवर अपना नहीं बढ़ाया। सो ये भी एक अनोमली है। कराची की हद तक के लोग समझते हैं कि हमारा ग्रीन कवर कम हो गया है। अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें तो कराची वॉज वेरी वेरी ड्राई एंड नॉट वेरी ग्रीन। वी हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड, लेकिन जो इंक्रीज का एक प्रोपोर्शन होता है टू द पॉपुलेशन प्लस टू द बिल्ट एरिया, वो नहीं है। हमारा मैप्ड जो एक है उसमें फिगर्स में थोड़ी सी अनोमली है, लेकिन 3 to 7% है सिर्फ ग्रीनरी कराची में, जो कि रेकमेंडेड 25% होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जहाँ जहाँ है पहले दिन तो वो एक शॉक हो गया जो बेचारे आपके ड्रग एडिक्ट्स थे या जिनके जो आपके होमलेस थे, जो सड़कों पे अलावा कहीं नहीं जा सकते थे, वो मर गए। लेकिन उसके बाद लोगों ने किस तरह उसके अडेप्ट किया। उन्होंने जहाँ जहाँ शेड था दरख्तों के नीचे जाके बैठना शुरू कर दिया। औरतें क्या गईं उन दरख्तों के नीचे? मोहल्ले के अगर वो बस स्टॉप पे कोई दरख्त है तो क्या उसके नीचे मर्द बैठे थे या औरतें बैठी थीं? उनके पास वो आपको याद होगा कि जो हवा भी रुक गई थी और उन दिनों बिजली के ब्रेकडाउन भी हुए थे, तो जो घरों के अंदर भी थी, इट वाज वेरी वेरी सफोकेटिंग। अच्छा, फिर हमने एक बर्डन ऑफ मॉडेस्टी जो औरत पे डाला हुआ है,
ठीक, आई एम नॉट सेइंग दे शुड बी इमॉडेस्ट, नोबडी, नॉट मेन नॉट वेमेन, नोबडी शुड बी इमॉडेस्ट। लेकिन उसमें जब मर्द गर्मी से बचने के लिए बैठते थे, शर्ट अपनी उतार के बनियान में बैठ जाते थे, ठीक है, ऊपर तक अपना पजामा, तहमत, धोती जो कुछ भी है वो भी वो ऊपर बैठ गए, सर पे पानी उंडेल के ताकि जो भी कपड़ा उनके जिस्म से है वो चिपक जाता था। औरत कुछ इनमें से नहीं कर सकती, आई मीन कर सकती, सोशली कल्चरली नहीं कर सकती। तो उसके लिए वो एक एडेड जो एक वेट, घर के अंदर भी उतनी ही गर्मी में वो उसी तरह से। सो अब जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, सो व्हाट आर वी डूइंग टू मेक लाइफ अडेप्टेबल फॉर द विमेन इन दीज काइंड ऑफ लॉजिंग्स। बड़े घर में रहने वालों की ये मसाइल नहीं हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके भी ये मसाइल नहीं हैं, जो सोशली कल्चरली भी उस किस्म के टैबूज़ के साथ बंधे हुए नहीं हैं उनके भी ये मसाइल नहीं हैं। लेकिन वो कितने लोग हैं, 1% होंगे, 2% होंगे। जब हम इस तरह की जो आप रिसर्च कर रही हैं बात करते हैं तो हम तो फिर आपने एक जनरलिटी को लेना होता है ना, एक्सेप्शंस की हम बात नहीं करते। तो जनरली हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इससे बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होते हैं और होंगे, जिनमें ख़वातीन का इम्पैक्ट जो है वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जनरली उनकी हमारे यहाँ माशरे में ज़्यादा है तो हर चीज़ में उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। पानी की अवेलेबिलिटी जब होती है, कम होती है, तो वो औरत के अपने ज़ाती इस्तेमाल का पानी जो है वो बाकी सारे घर वालों में जाता है। तो जब आपकी वो पर्सनल हाइजीन जो कि औरत के लिए किसी एक नेचर के तकाज़े की वजह से उसके कुछ और ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए भी वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो लैक ऑफ हाइजीन ऑल्सो देन इम्पैक्ट्स हर हेल्थ, विच देन इम्पैक्ट्स हर सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ आपकी इम्पैक्टेड है तो आपकी सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्पैक्टेड है। तो ये सारे वो कनेक्शंस बनते हैं। हम स्ट्रेट अवे अगर आप कहें जी क्लाइमेट चेंज सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो शायद वो हम डायरेक्ट लिंकेज डेवलप ना कर सकें, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंकेज टू एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ लिंक टू समथिंग एल्स एंड देन दैट टू समथिंग एल्स। और वो इंटरसेक्शनैलिटी जो है मुझे उमूमी तौर पे हमारे जो डिस्कोर्स है, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी रिसर्चेस हैं, उसमें मिसिंग है, विच इज़ वाई आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू ask is important. You may not get the answers. कोई डायरेक्ट लिंक। जब आपने मुझे सवाल भेजे थे और मेरे एक और कॉलीग से डिस्कशन, तो उन्होंने पूछा था कि इसका क्या जवाब, मुझे तो इसका जवाब नहीं आता। मैं कहा मुझे भी नहीं आता है। I've never worked in the sexual reproductive space with reference to climate change because I don't think that question has been asked yet. But it's a needed question which you're asking. That you can see the connection. But I can now, when I start talking about it, तो मुझे I am starting to recall and I can see the connections. अच्छा, अगर नहीं है तो फिर तो और भी इदारे हैं, जैसे इंडस अर्थ ट्रस्ट का मैं नाम लूँ, जो कि हम वहाँ पे कोहिस्तान का जो काम कर रहे हैं, थरपारकर में बाहबेली है, उसका बहुत अरसे से काम है जेंडर जस्टिस पे, सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, वुमेंस हेल्थ। देखें, अगर आप ख़वातीन के हवाले से, ज़ाहिर है ऐसे चार्ज जो है वो ख़वातीन के हवाले से है, लेकिन जो मैंने कहा कि हमारे पॉपुलेशन प्लानिंग का इतना बड़ा फेलियर था कि वी वर ओनली टारगेटिंग वन ग्रुप विच वॉज अ रिसीवर, जिस वॉजन दी हमारा अच्छा नहीं लगता हमें ये लफ्ज़ कहते हुए एक औरत होने के नाते से भी कि मुझे इजाज़त नहीं है, बट दैट इज़ आवर सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो हमने उनको एड्रेस नहीं किया। तो एक तो एडवोकेसी, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इन द स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन, बट आई थिंक एडवोकेसी को हम उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। और उस सिलसिले में क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी हैज़ नॉट रियली सीप्ड इनटू दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज सच, कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या अपनी पॉलिसीज़ को क्लाइमेट चेंज का लेंस लगा के देख के बनाता है, क्या अडेप्टेबिलिटी के एलिमेंट को इम्बेड करते हैं। वुमेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आपका लेबर डिपार्टमेंट है। अब लेबर डिपार्टमेंट का बज़ाहिर तो कोई आपको लिंक नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन जब क्लाइमेट इंड्यूस चेंजेस आएंगे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिज़ास्टर्स, क्लाइमेट चेंज इज़ क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ। उसमें कई चीज़ें जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी। आपको नहीं मालूम है कि क्लाइमेट चेंज आपके कॉटन के क्रॉप को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में चली गई ना, मैं एग्रीकल्चर की तरफ चली गई। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स,
آپ کی ایگریکلچر یونیورسٹیز. سپوزنگ آپ کا کاٹن کراپ فیل کرتا ہے, آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کتنی خواتین ہیں جو کہ کام کرتی ہیں؟ اگر وہ بے روزگار ہوں گی تو ان کی جو وہ لائیولیہڈ کا ایلیمنٹ کٹ ہونے سے ان کا ایکسیس ٹو بیٹر ہیلتھ, بیٹر فوڈ, سم ایجوکیشن فار دیئر چلڈرن, جب وہ ایلیمنٹ کمپرومائز ہوگا تو ہم اس کو بائی اے اسٹریچ کیا ہم اس کو کلائمیٹ چینج تک نہیں لے کے جا سکتے. بٹ اگین جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اسٹریچ ہے, آپ کے سوال پوچھنے سے میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, ڈائریکٹلی اب تک کسی نے اس طریقے سے اس کو اسیس نہیں کیا ہے. سملرلی ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ تو ایک بہت ڈائریکٹ لنکیج ہے, آپ کا واٹر ایکسیس ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, ابھی اگر ہم صرف کنزمپشن آف واٹر, آپ کا جو آپ کا ہاؤس ہولڈ واٹر ہے اس کو دیکھ لیں, ہاؤس ہولڈ واٹر میں سے بھی 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کا یوسیج کے لیے ہوتا ہے, آپ نے نہانا دھونا ہے, کپڑے دھونے ہیں, برتن دھونے ہیں, صفائی کرنی ہے. پورٹیبل واٹر ہے. پورٹیبل واٹر کی جو کلین ڈرنکنگ واٹر کا ایک جو آپ کا SDG ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. اور آپ اس میں جو ہیلتھ کی بات کر رہی ہیں, دیر از ریسرچ اویلیبل پاکستان میں وچ ہیز میپڈ آؤٹ کہ جو ہمارے ہاں اسٹنٹنگ ہے, جس کو ہم لیک آف نیوٹریشن سے ابھی تک جوڑتے آ رہے تھے, وہ فیٹل سٹیج سے شروع ہو جاتی ہے. اور فیٹل سٹیج میں وہ امپیورٹیز آف واٹر کی وجہ سے اسٹنٹنگ ہوتی ہے. تو اب جب وہ بچہ پیدا ہو بھی گیا, اگر وہ اسٹنٹڈ ہے تو نو اماؤنٹ آف ہائیلی نیوٹریشیس فوڈ از گوئنگ ٹو ریورس دیٹ اسٹنٹنگ. تو اس کی طرف کون دیکھے؟ کہ آپ کے واٹر کے ڈپارٹمنٹ والے دیکھیں, کہ ہیلتھ والے دیکھیں, کہ ویمنس ڈپارٹمنٹ دیکھے, کون دیکھے؟ میرے خیال میں تو تینوں دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے اور ہے, اب ظاہر ہے ڈیزاسٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے آپ کو لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کر دی. انرجی کے ساتھ لوگ سوچتے ہیں کہ عورت کا کیا تعلق ہے انرجی کے ڈسکشن میں. یس, عورت پھونک مار مار کے اپنی آنکھوں کو اور اپنے پھیپھڑوں کو ختم کر لیتی ہے آپ کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے. تو ان کے لیے کلین انرجی کی پروویژن کتنی ضروری ہے. اچھا, یہ تو صرف ایک ایلیمنٹ ہے. جہاں جہاں عورت کو کلین انرجی ملی ہے اس کی ہیلتھ کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے. ہمارے ہاں ادارے ہیں, اب آپ نے چونکہ مجھے اجازت دے دی ہے اداروں کا نام لینے کی, ہمارے ہاں اسموک لیس اسٹورز بنائے گئے ہیں. یاسمین لاری کا ادارہ ہے ہیریٹیج فاؤنڈیشن. UNDP کا اسمال گرانٹس کا ادارہ تھا, وہ اب ختم ہو گیا ہے, اسمال گرانٹس فنڈ. اس میں مسعود لوہار کی طرف سے بھی اسموک لیس چولہے بنائے گئے تھے. انڈس ارتھ نے ایک انٹرونشن یہ کی کہ جو گھروں کے اندر بنے ہوئے تھے نا جو کچن, اس کو جب یہ 2010 کے بعد ڈیزاسٹر کے بعد انڈس ارتھ کے جو CEO ہیں وہ بائی پروفیشن اینڈ آرکیٹیکٹ ہیں, تو انہوں نے جو ریہیبلیٹیشن کے لیے گھر بنائے اس میں وہ کچن باہر لے گئے تاکہ اندر یہ سارا دھواں نہ سرکولیٹ کرتا رہے, کیونکہ ایک کمرے کے گھر ہوتے ہیں جس کے ایک کونے میں وہ کچن ہوتا تھا, تو اندر ہی وہ ساری دیواریں بھی کالی, یہ سب. WWF نے یہ کام کیا. سندھ کی حد تک مجھے نہیں معلوم ان کی انٹرونشن ہے یا نہیں, لیکن میں نے پوٹھوار ریجن میں ان کا وہ وزٹ کیا ہے, اور وہاں پہ اس گھر کو, اور ہم نے اس سے پہلے بھی گاؤں کے گھر دیکھے ہیں کیا حال ہوتا ہے جن کے کچن ہوتے ہیں, ساری اس کی کالک ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پہ, ان کے 2 جانور تھے بڑے, صرف دو گائے سے انہوں نے ان کا وہاں پہ وہ بایو گیس کا ان کا پلانٹ لگا کے دیا تھا. اس سے وہ پائپ کے ساتھ کچن میں انہوں نے بایو گیس دی تھی, اور وہ عورتیں اتنی خوش تھیں. آپ ایک تو ان کی ہیلتھ کی خوشی تھی نا ان کو. دیکھیں عورت کی خوشیاں کس کس چیز سے وابستہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اب ان کی آنکھیں نہیں جلتی تھیں, گیس کا پائپ سے وہ چولہا جلاتی تھیں, ان کے وہ پھیپھڑوں کے اندر نہیں جا رہی ہوتی تھی. کہتی ہیں دیکھیں جی ہمارا جو آدھا دن وہ جو اس کے سوا کے ساتھ ہم اپنی کالک جو اس کی مانچتی رہتی تھیں اپنی پتیلیوں کی, اب اس پہ ہمارا کوئی وقت نہیں جاتا. تو وہ جو ایک دم سے اتنا ان کا فری ہو گیا ٹائم, وچ کوڈ بی فار لیجر, وچ کوڈ بی فار ریکریشن, وچ کوڈ بی فار اینی انکم جنریشن. تو اگین ڈائریکٹ کوئی لنکیج آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے سوچ کے دیکھنا شروع کریں گی تو آپ کو ہر چیز میں لنک نظر آئے گا. تو یہ کلین انرجی
सिंध में हमने इंडस अर्थ में भी सोलर ग्रिड्स दी हुई हैं कुछ गांव में, डोनर फंडेड है, PPAF का भी था, USAID की तरफ से भी था। उसमें कुछ गांव में एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि पहले तो वो इंडिविजुअल घरों के अंदर आपने 2 लाइट दे दी या कोई ऐसा आपने दे दिया जिसे फ़ोन रिचार्ज कर लिया, लेकिन फिर सोलर ग्रिड दी और उस सोलर ग्रिड से पूरे का पूरा गांव भी उसमें बेनिफिट करता था। तो उसमें पहली मर्तबा सन डाउन के बाद गांव के अंदर ज़िंदगी थी, वरना उनकी ज़िंदगी सन अप टू सन डाउन होती है। और उसमें वो औरतें जिनमें इतना टैलेंट था भरत का काम करने का, रलियाँ बनाने का, उन्होंने वो करना शुरू किया। जहाँ पे बच्चों को स्कूलों में ना सिर्फ गुर्बत एक रीज़न नहीं होता है, आपको वर्किंग हैंड्स चाहिए होते हैं गांव में। तो बच्चे खेतों में भी और बाकी जगह पे भी बकरे बकरियां चलाने, ये सारी चराने का काम भी करते थे। वो बच्चे दिन में अगर काम करते थे तो शाम को बैठ के पढ़ाई कर सकते थे क्योंकि रोशनी है। सो अगेन एवरी सिंगल थिंग, इफ़ दैट चाइल्ड इज़ बीइंग एजुकेटेड, जहाँ जहाँ आपको उसमें उनका थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई और आगाही आती है, आपको उस गांव में सफाई नज़र आना शुरू हो जाती है। और वो सफाई का भी फिर डायरेक्ट लिंकेज है आपकी हेल्थ के साथ, औरतों की हेल्थ के साथ, क्योंकि सफाई रखना भी जिम्मेदारी उनकी होती है। सो ओवरऑल उसमें एक वो चेंज आपको मिलता है। अच्छा, एक और चीज़, अब इसमें अगर क्लाइमेट चेंज का, जिसमें एक तरह से डायरेक्ट आपका है, मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कम्युनिटीज़ की। आपकी फ़िशिंग कम्युनिटीज़ हैं वो भी डिस्प्लेस होती हैं, आपकी जो कोस्टल फार्मर्स थे उनकी भी तबाही आती है। कराची is an old fishing town which has become this metropolis. 200-250 साल से यहाँ पे हमारे कोस्ट पे गांव आबाद थे। अगर आप हॉक्स पे से जो सड़क मुबारक विलेज की तरफ जाते हैं, वहाँ जब मुड़ते हैं आप उस सड़क पे, तो एक छोटा सा गांव है अब्दुलरहमान कोट, वेरी ओल्ड विलेज। अब वो अंदर आ गया है, कोस्ट दूर रह गया है। एक तो हमारे यहाँ लैंडफिल भी, फिर वहाँ पे आपके सारी रिक्रिएशनल हट्स बन गई, कमर्शियल एंटरप्राइजेज आ गई सब। तो वो गांव ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो अब जो है ना साहिल पे हो समंदर के, तो वहाँ पे लाइवलीहुड के भी बहुत मसाइल थे। जब आप ख़वातीन को इनेबल करते हैं, कुछ उनको एम्पावर करते हैं ना कि आप अपनी बेहतरी के लिए ख़ुद कुछ करें, हियर इज़ अ लेग अप, जिसको कहते हैं ना कि एक किक स्टार्ट कर दिया। उसमें एक खातून की मैं सिर्फ आपको कहानी बताती हूँ उस गांव की। वो चूँकि वो गांव अंदर आ गया था, उनकी माहीगीरी इम्पैक्ट हो गई, तो कर्ज़ों में जकड़ गए, तो उसके जो शौहर की बोट थी वो भी बिक गई। तो अब सिर्फ वो मजदूरी और डेली वेजेस वगैरह पे गुजारा था, और बहुत एक छोटा से छपड़े में वो रहते थे। एक प्रोग्राम के तहत जब वहाँ पे इंटरवेंशन दी गई, एसेट्स दिए गए, तो उस औरत को 2 बकरियाँ दी गई थी, एक सिलाई की मशीन दी गई थी, और कुछ कपड़ा दे दिया गया था ख़रीद के, क्योंकि वो कपड़ा खुद नहीं ख़रीद सकती थी, उसको सिलाई आती थी, उससे पूछ के दिया गया था। तो उसने उसी गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू किए, क्योंकि सबको तो नहीं आते ना, कुछ ऐसी भी हैं जो कि फिर बाज़ार में जाके सिलाई के पैसे देती थी उससे। इफ़ यू टेक अ वाइल्ड गेस कि वो जब और उसको पैसे बचत भी करना सिखाएगी, बाकायदा अकाउंटिंग सिखाई गई, अनपढ़ है खातून ये। उसने उससे अपने कमाई भी शुरू की और कुछ बचत भी की। उस बचत से पहली चीज़ क्या ख़रीदी? सो आई वोंट टैक्स योर, बिकॉज इज़ नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, आई एम नॉट सपोज टू बी इंटरव्यूइंग यू। उसने एक पुराना कंप्यूटर गेम ख़रीदा, गेम कंसोल होते हैं ना, वो ख़रीदा, अपने छपड़े के बाहर वो लगा लिया, बच्चों से 5 रुपये फ़ी गेम उसने चार्ज करना शुरू किया। उन बच्चों के माँ बाप ने बखुशी वो 5 रुपये बच्चों को इसलिए दिए खेलने के कि वो जिस जगह पे रहते हैं उस गांव के फ़ौरन बाहर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रग्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइम। बजाय इसके कि वो बच्चे जाके उस किस्म के लोगों का आलायकार बने या निशाना बने, गांव के नज़र के सामने हैं, गेम ही खेल रहे हैं ना। उसने गेम जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे एक चूल्हा रखा, कढ़ाई रखी, समोसे पकौड़े बनाने शुरू किए, उससे कमाई की। उसके 5 बेटे स्कूल जाना शुरू हुए। आई जस्ट कट टू द रिज़ल्ट। 5 बेटों को स्कूल में डाला उसने अपने शौहर को कश्ती ख़रीद के दी, उसने पक्का घर बनाया। ये सब उसकी अपनी आइडिया थे कि मैं क्या करूँगी। आई मीन आई वुड नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स हैव थॉट ऑफ अ गेम्स कंसोल।
सो अब इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या एलिमेंट है कि इस तरह के बहुत से गांव होंगे जिनका जो जनरेशनली जिनका एक काम चला आ रहा है वो नहीं कर पाएंगे। आपका सी लेवल राइज से आपके कोस्टल बेल्ट में जब अंदर आएगा पानी तो ये डिस्प्लेस होंगे जो फिशरमैन, आर दे ऑलरेडी इक्विप्ड टू डू समथिंग एल्स? जो केटी बंजर से डिस्प्लेस हुए हैं वो लोगों के पास एक तो उनका वो एग्रेरियन जो आपकी कोस्टल एग्रीकल्चर था वो ख़त्म हो गया, जो रेड राइस और ये सब चीज़ें थी वो ख़त्म हुई। तो वो क्या करते हैं, वो लकड़ी वकड़ी काटते हैं, वो सामान लोड करते हैं, कुछ रेडी गोट आ गए, कुछ इब्राहिम हैदरी आ गए। सो क्या ये एक मजबूरी वाली अडेप्टेशन है? कैन देयर नॉट बी ए प्लान्ड अडेप्टेशन फॉर पीपल लाइक दीज इन द पॉलिसीज़? आई विल कम बैक टू दैट। जो आप एक रेडीनेस की बात कर रही हैं, क्या हमारे वो डिपार्टमेंट्स, हमारा फिशरीज़ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आपका लेबर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपके इस तरह के लोग जब इनके पास ये ज़रिया माश ना रहे तो वो कुछ और करें। आपकी कोस्टल बेल्ट में इको टूरिज़म हो सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द वर्ड टूरिज़म इन आइसोलेशन बिकॉज टूरिज़म हैज़ बीन सो डैमेजिंग टू आवर कंट्री। लोगों को सिर्फ वो पैसे नज़र आते हैं जो उसके पीछे वो रेजिड्यू छोड़ जाते हैं तबाही का, वो नज़र नहीं आता। तो अनलेस एंड अनटिल वी पुट इन प्लेस इको टूरिज़म अलॉन्ग द कोस्टल बेल्ट, इन्हीं लोगों को आप एक और अल्टरनेट कमाई का ज़रिया बता दीजिए। इनकी औरतें एंटरप्राइजिंग हैं, वो वहाँ पे कुकिंग, और ये भी अगेन दिस हैज़ हैपेंड। स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम जो इनका मैंने आपको जिक्र किया UNDP का प्लस WWF, इन्होंने काकापीर विलेज में एक बाकायदा इस तरह से कम्युनिटी किचन बनाया था जहाँ पे लोग वहीं पे औरतें बनाती थीं वो खाना, उनके लोग बेचते थे, वो जो टूरिस्ट जाते थे। उन्होंने वहाँ बोट्स बैक वाटर्स में, मैंग्रोव्स में जाके बर्ड वॉचिंग टावर वहाँ बनाया हुआ था। एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था जहाँ लोग रात को कवालियाँ, फुल मून पे कवाली की महफिलें होती थीं। So there is a lot of potential for adaptation of communities which are already, we know, have been mapped out to be vulnerable to climate change in Sindh. But is enough being done? Is it being talked about in our policy documents? Are the government departments doing things? Yes, there are NGOs. मैं NGOs को एक तरह से NGO लफ्ज़ विलिफाई हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली उस विलिफिकेशन का नतीजा ये हुआ है कि NGOs को फंक्शन करना इतना मुश्किल कर दिया गया है हमारे मुल्क में फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। मैं ये नहीं कहती कि सब फरिश्ते हैं, सब NGOs यकीनन ऐसी होंगी जिनकी वजह से दूसरों पे ये आता, बट द वीडिंग आउट प्रोसेस नीड्स टू बी रैशनलाइज्ड। इट नीड्स नॉट टू बी लुक्ड एट विद द लेंस ऑफ सस्पिशन ऑलवेज। क्योंकि देखिए जो NGOs के पास, जैसे आप एक काम कर रही हैं, आपकी ये जो रिसर्च की कैपेसिटी है, मेरे पास कोई गवर्नमेंट वाले तो नहीं है मैंने देखे जो ये काम कर रहे हों। तो NGOs क्या करती हैं, वो उनके पास कैपेसिटी होती है टू डू दिस काइंड ऑफ डीप थिंकिंग। वो मुश्किल सवाल करके उसके जवाबात हासिल कर सकती हैं जो कि गवर्नमेंट के पास वो लग्जरी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली होना वहीं से ये चाहिए कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च में गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट को क्रिटिक करे कि आप ये काम नहीं कर रहे, इसलिए हमारा ये काम नहीं सही हो रहा, हमें साथ मिल के करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जो एक अमूमी तासुर होता है कि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, करप्ट है, यस वो भी है, लेकिन इसी गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट में मेरा वास्ता बेहद कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छे लोगों से पड़ा है जो कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स में हैं। सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ ए फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी इन सिंध। आपके मरीन फिशरीज़ वाले हैं, आपके बहुत से अच्छे लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। वाटर में दर्दमंद किस्म के लोग हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही हो रही है, लेकिन इनके पास वो उस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दूसरे डिपार्टमेंट के काम को क्रिटिक करके उनको स्ट्रेंथन कर सकें। वो अपनी हद तक ही कुछ कर सकते हैं, और चूंकि वो सिर्फ अपनी हद तक कर सकते हैं तो वो जब तक दूसरा सुतून साथ में नहीं खड़ा होता, हमें उसका ओवरऑल इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ वाई जो पॉलिसी अगर बन रही है और उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अक्रॉस द बोर्ड जानी है। दूसरी बात ये कि एक तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की ओवरसाइट की, सिविक ओवरसाइट की ज़रूरत है। अगर हम अब एक डेमोक्रेसी के दौर में मौजूद हैं तो ये चीज़ें भी डायरेक्ट लगता नहीं है कि क्लाइमेट से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन इसका इसलिए ताल्लुक़ है कि जब तक आप ट्रैक नहीं कर रहे कि क्या मैकेनिज़म्स इन प्लेस डाले जा रहे हैं, उसके पीछे जो रिसोर्सेज हैं
उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स. सो देयर इज़ ए ट्रैकिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि इंटरेस्टिंगली एक तो एक मैक्रो लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में क्लाइमेट के हवाले से कुछ फाइनेंसेस होते हैं, डाले गए हैं. यस, उसकी ट्रैकिंग का एक मैकेनिज़्म है CPEIR. अगेन आई एम वेरी बैड एट एक्रोनिम्स, प्लीज़ इनको आप लोग अप कर लीजिएगा. उससे ट्रैक किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को क्या दिया गया और वो कहाँ यूज़ हुआ है. अगर उसकी ही एक ओवरसाइट हो और उसकी पब्लिक रिपोर्टिंग हो, उसकी ट्रैकिंग होती है. जो इदारे हैं जिनका काम है ये ट्रैक करने का, वो ट्रैक करते हैं. लेकिन आपको और मुझे भी पता होना चाहिए कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये इतने फ़ीसद उसके फ़ंड का क्लाइमेट प्रूफिंग के लिए दिया गया है, तो क्या उनके पास अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट डज़ इट इंटेल, और क्लाइमेट की उस तमाम लेयर्ड नैरेटिव की है कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट उमूमी तौर पे देख रहा है तो फिर क्या वो उसमें अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटीज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेंडर देख रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसेबिलिटीज़ देख रहा है, बच्चों के हवाले से क्या. तो हर चीज़ को आप फिर वो अनपैक करें और फिर उसको देखें कि आपकी रिसोर्सेज क्या उसके लिए काफ़ी हैं. अगर नहीं हैं, अव्वल तो क्या अगर काफ़ी हैं तो आपको क्या पता है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी है. फिर आपने अगर उसको इस्तेमाल किया है तो हैव यू परसीव्ड अ बेटरमेंट. इफ़ येस, आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी पता चले, हम पब्लिकली हमें पता चले कि हुकूमत ये हुकूमत क्यों ये नहीं चाहती कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी भी तशहीर हो. क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये उस तरह की ऑप्टिक्स नहीं है कि आपने सड़क बना दी और उसका फीता काट लिया तो सबको नज़र आ रहा है, या पुल बना दिया. दीज थिंग्स आर जनरली इनविजिबल टू अ जनरल आई. तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने की इसलिए ज़रूरत है कि एक तो फ्रॉम अ सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझ में कॉन्फिडेंस आए कि कुछ किया जा रहा है मेरे लिए, मेरी ये वल्नरेबिलिटी है, इसको टेक केयर ऑफ करने के लिए इसकी पहले तो मेरी वल्नरेबिलिटी को समझा जा रहा है. मैं एक औरत हूँ, औरत की सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी नहीं है, सिर्फ औरत होना वल्नरेबिलिटी नहीं है. सपोजिंग वही औरत अगर एक डिसेबल्ड है, फिर एक और वल्नरेबिलिटी उसके ऊपर ऐड कीजिए कि वो एक बूढ़ी डिसेबल्ड औरत है. फिर एक और वल्नरेबिलिटी है उसके ऊपर ऐड कीजिए कि वो एक डेस्टिट्यूट है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है. तो कितनी सारी लेयर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी सिर्फ एक जगह पे जमा हो गई ना. तो ये जो सारी लेयर्स हैं इनको अनपैक करके हमारे यहाँ पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती. चाहे वो आपकी वाटर पॉलिसी हो, वाटर एंड विमेन नेक्सस इज़ सो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, यू विल प्रोबेबली फाइंड अ पैराग्राफ इन द होल पॉलिसी. अगेन ये जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी आप लेके बैठी हुई हैं, आप मुझे इसके अंदर ये नुआंसेस ढूंढ के दिखाइए. So we need to talk about these nuances and we need to raise the level कि इनके ऊपर बात हो, क्योंकि ये डायरेक्टली अगेन अगर आपका जो एक कोर आपका सवाल लामा है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो. अगेन इसमें जो वुमेन डिपार्टमेंट है, आपका ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट है. Child bride, from the time she becomes a reproductive human being, she is bearing children. To the time of menopause, she is bearing children. कितने उसमें से ज़िंदा रहते हैं, कितने उसमें से मर जाते हैं, इससे कोई बहस नहीं है किसी को. सो एक ऐसे रिप्रोडक्टिव बीइंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जहाँ पे उसकी अपनी कोई ऑटोनॉमी ना हो, जहाँ उसका अपना ना कहने का कोई हक़ ना हो, it is always going to be compromised. And when climate change displaces you and leaves you out of the pale of any kind of access to any health, it's also a very difficult thing to articulate, even for me at my age also. जब displacements होती हैं और disaster होता है तो यूर इन, और आप इसको पेंडेमिक के उसमें तनाजुर में देख लीजिए, जिस तरह से अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, उसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज कितनी बढ़ गई हैं. सो उसमें
अगर हम जेंडर वायलेंस के एलिमेंट को नहीं भी टच करते, सो वो अनवांटेड जो आपकी एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, that is going to bear a burden on the women's health. So that is something that happens in disasters because there is nothing else for the men to do. They are not going anywhere, livelihood नहीं है, एक ही जगह पे एक ही शेल्टर में है. अच्छा, इसमें देखिए अगेन आई विल गो बैक टू माई पॉइंट ऑफ एडवोकेसी. पहले जिस एनवायरनमेंट में ख़वातीन रह रही हैं, उस एनवायरनमेंट में उनके डिसीजन मेकर्स टेकिंग इट एज अ गिवन कि द वुमेन डोंट हैव दैट बॉडी ऑटोनॉमी, उनके डिसीजन मेकर्स के साथ एडवोकेसी एसेंशियल है कि हेल्थ के एक्सेस ज़रूरी है इनके लिए, और इसका बेनिफिट आपको भी है. एक बीमार लागर बीवी से बेहतर है कि कोई सेहतमंद बीवी हो. बच्ची आपकी अगर उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपको उस पर वसाइल खर्च करने हो सकता है बीवी पे ना करें, लेकिन बच्चियों के ऊपर फिर भी हो सकता है बाप खर्च कर दे. तो वो एक तो एडवोकेसी का मैं कहती हूँ कि एक वो बैक स्टोरी होती है हर चीज़ के लिए. दूसरा एक्सेस टू हेल्थ. अगर अभी जैसे पैंडेमिक के हवाले से इससे पहले हमारी बात हुई थी कि उसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज, वायलेंस अलग, बट ऑल्सो अबॉर्शन. हाउ मेनी ऑफ देम वर सेफ अबॉर्शंस? How many of them were abortions which were with the consent of both the partners? हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उस तक नौबत क्यों पहुंच रही है. Is it because of the reluctance of one party to not exercise family planning? ठीक है, abortion का लफ्ज़ तो एक गाली है ना, लेकिन family planning का लफ्ज़ तो गाली नहीं है, हम उसको तो ले सकते हैं. Nobody is saying kill anybody, just plan. Birth spacing से भी औरतों की ज़िंदगी आसान हो सकती है, बच्चों की सेहत आसान हो सकती है. मसला ये है कि जब हम बात करते हैं औरतों की सेहत की तो फ़ौरन वो बैरियर्स खड़े हो जाते हैं बिकॉज औरत इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ओके, लेट्स फ्लिप दैट अ कॉन्वर्सेशन और बच्चों की सेहत की बात कर लें कि अगर वो औरत की सेहत बेहतर होती है तो लाजमन बच्चे की भी सेहत बेहतर होगी. तो लेट्स ब्रिंग अप अ बेटर मोर हेल्दियर जनरेशन उसके ऊपर. लेकिन उसके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि आपके जहाँ टैबूज़ को तोड़ भी दें, जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी आ भी जाए कि ख़ातून जाके हेल्थ सर्विसेज एक्सेस कर लेगी. हमारे यहाँ मोबिलिटी किधर है औरतों के लिए? उसके लिए भी तो वो डिपेंडेंट होंगी ना. तो क्या करेगा मर्द? दिन की मजदूरी छोड़ के बीवी को अस्पताल लेके जाएगा, या नौकरी से छुट्टियाँ करेगा, अपनी तनख्वाह कटा के अस्पताल लेके जाएगा. सो वो इश्यूज़ मोबिलिटी के तो फिर भी रहेंगे. कुजा ये कि वो जो दूर दराज बस्तियां हैं जहाँ पे कोई BHU तक भी आपको नहीं नज़र आता, वहाँ ख़वातीन किस तरह जाएंगी? कि अगर वहाँ की मोबिलिटी को हम इसमें नहीं देखें कि कोई गाड़ी होनी चाहिए, करीम होगी, ऊबर होगी, या आपके पास पब्लिक बस होगी. क्या वहाँ की गधा गाड़ी औरत चला के चली जाएगी? ऊँट गाड़ी औरत लेके जाएगी क्या उधर BHU तक? मोटरसाइकिलें वहाँ अक्सर मर्दों के पास हैं, क्या वो मोटरसाइकिल लेके वो अपने चेकअप कराने जा सकती है? जब नहीं जा सकती तो हम ऑलरेडी सक्सेस देख चुके हैं उस इंटरवेंशन का कि जिससे लेडी हेल्थ विजिटर्स घरों पे जाती हैं, जिससे औरतों की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेहतरी आई है. सिर्फ सिंध में नहीं, बाकी जगहों पे भी, लेकिन ये चीज़ सिंध में भी है. तो ये ही वो एक रास्ता है कि ये. दूसरा, अब हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के दौर में. टेक एक्सेस with a middle person enabled enough to be able to access professional help for these women. और हमारे यहाँ इस तरह के स्टार्टअप्स हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स है, इसी तरह से टेली मेडिसिन जो कि 2005 में बेशक रुडिमेंट्री उसमें था, लेकिन इट वर्कड. हर एक डॉक्टर तो वहाँ नहीं जा सकता था ना, तो आपके ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हुई थी. वो उससे अब कहीं ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है. आप अगर इंक्यूबेटर्स देखिए जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेटर्स हैं, जिसमें नेस्ट इंक्यूबेटर था, आपका NIC जो मुल्क भर में अब कायम किए गए हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जहाँ कराची वाला जो है वो NED यूनिवर्सिटी में इंस्टेड है. वहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो कई स्टार्टअप्स इस तरह की जो उसको हेल्थ टेक बाकायदा, इट इज़ नाउ नोन एज हेल्थ टेक. जैसे आपका फिन टेक है फाइनेंस के लिए, एड टेक है एजुकेशन के लिए,
health tech is a sector, technology sector which has a lot of potential. और अगर हम देखें कि जो एक एजुकेशन में इंटरवेंशन की कोशिश हुई थी छोटी सी, जो कि पिछले हमारे जो हेल्थ के सेक्रेटरी थे, जिसके ऊपर उनको बेतहाशा कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ा, कि उन्होंने सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ज़रिए सिंध में जो घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट टीचर्स वगैरह को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, तो इसी तरह से हमारे यहाँ डॉक्टर्स का या हेल्थ का जो सिस्टम है उसको भी अंडर सर्वेलेंस इज़ नॉट अ गुड वर्ड, लेकिन अंडर अकाउंटेबिलिटी तो लाया जा सकता है, ताकि डॉक्टर की अगर ज़रूरत है तो मौजूद हो। फिर उस डॉक्टर को अगर अपने से ज़्यादा एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो उसके पास वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक्सेस हो उस एक्सपर्टीज़ का, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों या बहुत से ऐसे आपके पाकिस्तान में और सिंध में तो कितने ऐसे बहुत फराख दिल लोग हैं जिन्होंने टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ सर्विसेज खड़ी की हैं। आपका जो बहुत पुराने से शुरू करें तो आपका जैसे लेडी डफरिन हॉस्पिटल था, आपका SIUT, लुक एट दैट मार्वलस इंस्टीट्यूशन, आपका सिंध में इंडस हॉस्पिटल भी सिंध का है, और सिंध में बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं, आपका NICVDs हैं, आपके घोटकी में और दूसरी जगहों पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स खोल दिए गए हैं। So there is access to health, there is access to very good quality free health. What needs to be done is कि वो उसका नेटवर्क ऐसा हो कि बीच में जो गैप्स हैं प्राइमरी केयर में, टर्शरी केयर के तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए हैं, प्राइमरी केयर में उस गैप को आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए पुर कर सकते हैं। और उसमें ख़वातीन की जैसे जो हेल्थ विजिटर्स हैं वो उसमें उनको आप इनेबल करें, स्टेप अप करें उनको। ज़रूरी नहीं है कि खाली वो आपके वो डिवाइसेस लेके जाएं और खाली लिटरेचर लेके जाएं या उनको डिलीवरी के लिए वो कुछ हेल्प करें, उनको भी इस तरह की डिवाइसेस से इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें जो फिर से मैं कहीं ना कहीं जाके कोई किसी चीज़ के साथ नट बोल्ट जोड़ देती हूँ, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी का कवरेज होना ज़रूरी है, आपके ब्रॉडबैंड का कवरेज होना ज़रूरी है, आपके 4G का कवरेज होना ज़रूरी है, वरना ये डिवाइसेस कैसे काम करेंगी। हर जगह आप सैटेलाइट फ़ोन तो आप वैसे ही नहीं है। सो वी नीड टू ब्रिंग मैनी थिंग्स एट अ हायर लेवल एट द सेम टाइम। ये नहीं हो सकता कि आप इन लोगों को इनेबल कर दें, चलें टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप भी बन गया, उनके पास डॉक्टर्स भी आ गए, और जिस जगह कोहिस्तान का जैसे मैंने जिक्र किया जो यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा दूर लेकिन 1.5 सदी दूर है, वहाँ पे जब वो काम ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। सो यू नीड टेक्नोलॉजी कवरेज, यू नीड मोबिलिटी, यू नीड दोज टीम्स टू बी एबल टू रीच दोज विमेन। क्योंकि जो 10 बिलियन प्लांटेशन है ना, वो सूबों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू की जा रही है, और उसमें सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उसके अंडर एक तो ये कि ज़ाहिर है इट इज़ अ मिटिगेशन थिंग, लेकिन उसमें ख़वातीन को नर्सरीज़ ग्रो करने की ट्रेनिंग भी दी गई है, पैसे भी दिए गए हैं, उससे वो अर्न भी कर रही हैं, और दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्वियसली एक तो मिटिगेशन है, डिज़ास्टर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी है, और अडेप्टेशन इन द सेंस के वी डू नीड अ ग्रीन कवर, एवरीथिंग, मतलब वो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ट्रीज़ यू आर ग्रोइंग। अगर आप मोरिंगा, अगर सिर्फ मोरिंगा ही लगा लेते हैं, ऑल्दो सिर्फ एक कभी कोई चीज़ नहीं लगानी चाहिए, तो उससे तो वो दरख्त है ना जिसका हर हिस्सा खाया जाता है। और बाय द वे उसकी रूट जो है, और ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया है, AKU के डॉक्टर्स ने, इज़ दी बेस्ट थिंग फॉर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन। इतनी न्यूट्रिशन उसमें होती है मोरिंगा की। हम तो उसकी फली वली खाते हैं ना, अच्छा उसकी फली भी खाई जाती है, उसके पत्ते का सालन भी बनता है, उसके फूलों का भी सालन बनता है, एवरी सिंगल थिंग। उसके देखें ना, इसके सिर्फ कंजम्पशन के हवाले से नहीं, इसकी जो फली जब खुश्क हो जाती है, उसके जो बीज हैं उनको आप पीस के जब पाउडर बनाते हैं, तो जैसे गदले पानी को बैठाने के लिए एक फिटकड़ी इस्तेमाल होती है ना, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसको उसमें डाल दें और वो बैठ जाता है, उसके ऊपर से साफ़ पानी डिकैंट करके दूसरे बर्तन में डाल दें। You know, this is something that I knew years ago. My dear and your dear friend Najma Sadiq, PACC पे उसने वो करवाई थी, एक यही वर्कशॉप करवाई थी, और उसमें ये प्रेजेंटेशन थी। तो उसके लेकिन ये रूट का जो है, ये मुझे 2 साल पहले जो आगा खान में एक डॉक्टर्स का वो जो रिसर्च विंग था, उसमें उन्होंने मुझे बताया था
کہ جو آپ کے میل نرشڈ بچے ہیں امیڈیٹلی ان کا نرشمنٹ لیول ہائی کرنے کے لیے دس از دا بیسٹ تھنگ. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ذکر کیا, اسی طرح سے جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے, ہی از اے جیم, ہی از اے ریئر پرسن ان پاکستان. جاوید مہر, ہی از چلتا پھرتا ایک تو انسائکلوپیڈیا ہے, اور ان لوگوں میں سے ہے جو اس کا بس نہیں چلتا کہ بس جتنی نالج ہے وہ جتنے لوگوں کو ہے وہ دے سکے. ٹویٹر کے اوپر اتنا ایکٹیو ہے وہ جاوید مہر, اور سندھ وائلڈ لائف کو اور سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ فالو اگر کریں نا فیس بک اور ٹویٹر پہ, ڈو دیٹ. اتنی انٹرسٹنگ کدھر کدھر کوئی چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے اس کے متعلق فٹافٹ ڈال دیتا ہے, یہ اس کا یہ ہے, یہ یہاں سے آتی ہے. اور پھر جس طرح سے اپنے اسٹاف کو, یو سی سب سے بڑی بات ہے لیڈرشپ کی جو اصل بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو اٹھائیں اور ان کی تعریف کریں. تو اس نے وہ فون کیمرہ دیے ہوئے ہیں اپنے اسٹاف کو, وہ کہاں جنگلوں میں بیابانوں میں جاتے ہیں, جو لوگ جنگلی جانور کو پکڑ لیتے ہیں, یہ جنگلی چڑیوں کو پکڑتے ہیں بیچنے کے لیے, ان کو وہ ریلیز کرتے ہیں نیچرل ہیبیٹیٹ میں, اور وہاں سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں. پھر یہ ان کی ویڈیوز ٹویٹر پہ ڈالتا ہے, ان کو شاباشی نام سے دیتا ہے, یہ فلاں آفیسر, یہ اس نے آج اتنی چڑیوں کو ریلیز کیا, آج اس نے اس مگرمچھ کو ریلیز کیا, آج اس نے اس کو کیا. اس کی یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو بہت بڑھاوا دیتا ہے اس طرح سے جو اچھے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے یہ کوئی بہت پرانی چیز نہیں ہے, تو ہم اس کے بارے میں ابھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہاؤ ہیز اٹ ہیلپڈ ان بلڈنگ. دیز تھنگز آر ناؤ جسٹ بینگ رولڈ آؤٹ. جو پاکستان کی پہلی انٹرونشن تھی, بلکہ پاکستان کے لیے پہلی انٹرونشن تھی گرین کلائمیٹ فنڈ سے جو ہمیں ملا تھا, وہ گلوف پروجیکٹ کے لیے ملا تھا. اور گلوف از گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, جو کہ ہمارے جو گلگت بلتستان میں جتنے گلیشیئرز ہیں وہ بہت فریجائل علاقہ ہے, اور گلوبل وارمنگ دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج. وارمنگ کی وجہ سے وہاں پہ وہ برسٹ ہوتے ہیں اور بہت سیلاب آتا ہے. تو اس سے کمیونٹیز کو بچانے کے لیے ایک تو انفراسٹرکچر انٹرونشنز ہیں. آپ نے وہ گیبین بالز بنائی ہیں پانی کا رخ موڑنے کے لیے بستیوں سے دور, ٹری پلانٹیشن کی ہے تاکہ سوئل اسٹیبلائزیشن ہو. بٹ وہاں پہ ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, اور اس میں کچھ برک اینڈ مارٹر چینجز بھی آئے ہیں. جیسے جو وہاں پہ ویلی ہے, ایک بگروٹ ویلی ہے گلگت میں, وہاں کے لیے یہ تھا. وہاں پہ 5-6 گلیشیئر ہیں, اینڈ دے آر کالڈ ہینگنگ گلیشیئرز, یا یو نو لائک بیئرنگ لائک بگ ڈیمنز آن ٹو دا ویلی. تو وہاں پہ انہوں نے سیف ہیونس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹریڈیشنلی ناٹ جسٹ فار مسلم کنٹریز, گلوبلی یہ چیز ہے کہ جو آپ کی عبادت گاہ ہے وہ اس کے لیے ہر بستی سب سے بہترین جگہ چنتی ہے. تو آپ پرانے مندر اور آپ کے سیناگوگز, ٹیمپلز اور چرچز اور مسجدیں دیکھتے ہیں, وہ اونچائی کی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور بھی آ جائے یا سیلاب اور ان چیزوں کا خطرہ نہ ہو. سو وہاں پہ جتنے بھی مسجدیں اور امام بارگاہ ہیں وہ اس بستی کی سیفسٹ ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر ہیں. ان جگہوں کو انہوں نے باقاعدہ کمیونٹی کی ٹریننگ کی ہے, ان کو سیف ہیونس بنایا. وہاں پہ ٹینٹس, ڈرائی ریشنز, بیڈنگز, ان چیزوں کو وہاں اسٹاک پائل کر دیا ہے. اس کے بعد کمیونٹیز کو باقاعدہ وہاں الارمس کو انسٹال کیا ہے, اور ان کمیونٹی کی ڈرل کروائی ہے. اچھا, ڈرل میں جو آپ ابھی ولنریبلٹیز کا بات کر رہی تھیں اور خواتین کی بات کر رہی تھیں, اس میں انہوں نے ظاہر ہے جو ایک لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر یا جو ہائیسٹ ولنریبلٹی والے لوگ ہیں اس سے میجر کرنا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ولنریبل شخص ہے اس بستی کا, وہ کتنی دیر میں سیف ہیون تک پہنچ سکتا ہے الارم بجنے, سائرن بجنے کے بعد. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں گاؤں جس طرح سے بنتے ہیں بڑی آرگینک گروتھ ہوتی ہے. خاندان کا ایک فرد بڑھ گیا, کسی کی شادی ہو گئی, آپ نے کچھ اور پتھر وتھر ڈال کے, جھاڑیاں ڈال کے کمرہ اور بڑھا دیا, تو وہاں پہ اسٹریٹ گلیاں اور وہ نہیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ والنٹریلی جب کمیونٹیز کے ساتھ انگیج کیا گیا تو انہوں نے اپنے گھروں کی دیواریں وغیرہ توڑوا کے گلیاں سیدھی کر دیں, تاکہ جب بستی کے ایک کونے سے بھاگ کے سیف ہیون تک آنا ہے تو ایک سیدھا راستہ ہو. یہ والنٹری کیونکہ وہ کمیونٹی کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے, تو یہ چیز وہاں پہ کی گئی ہے. دیٹ ہیز بین ان پلیس. اور وہاں پہ کمیونٹی کی ڈرلز ہوتی ہیں, تو اس میں سب سے بوڑھا, سب سے جو ڈسیبلڈ عورت, بچہ کتنی دیر میں پہنچے گا, اس کو انہوں نے میپ آؤٹ کر کے کر لیا ہے. اس چیز کی ضرورت ہمیں ہماری پوری کوسٹل بیلٹ میں ہے.
ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی GCF کے حوالے سے تو نہیں ہے. GCF کا اور ابھی انٹرونشن ہے ایک آپ کی انڈس بیسن کی جو ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن ہے اس کے لیے فنڈ اویلیبل ہوا ہے. جو ہمارا 10 بلین ایفورسٹیشن کا پروگرام ایک چل رہا ہے تو وہ پروونشل فارسٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ چل رہا ہے. اور آئی نو فار اے فیکٹ کہ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس میں کانشیسلی خواتین کے ایلیمنٹ کو لک آفٹر کیا ہے. وہاں پہ خواتین کو انہوں نے نرسریز ریز کرنے کے لیے امپلائی کیا ہے ان دا سینس کہ اس کمیونٹی میں جو بھی وہ ہونی ہے اپنے لیے بھی کہ وہ ان سے بائی بیک کریں گے. اگر وہ پلانٹس ریز کریں گے پلانٹس کے اسٹاکس یہ دے رہے ہیں اس کو اسٹاک کو ریجنریٹ کریں گے, اس کی نرچرنگ کریں گے, یہ خریدتے ہیں. اس میں سے آئی تھنک 30% جو آمدنی ہے وہ ان کو خود رکھنے کی اجازت ہے اور ان کے لیے لائیولیہڈ کا ایک انتظام ہو گیا. اور پھر ظاہر ہے جب درخت لگیں گے تو دیٹ از آلسو میٹیگیشن پلس این اڈیپٹیشن میجر. تو ایک تو یہ چیز ہے. تیسری چیز جو ہمارے ہاں جو جس کو مطلب ایک مذاق میں کہا جا رہا ہے بٹ از ٹرو, اٹس دی بسز وچ آر گوئنگ ٹو بی پاورڈ بائی پوپ پاور وچ آر دا گرین بسز, جن کو جو لانڈھی میں اینڈ ظاہر ہے یہ سندھ ہے, لانڈھی میں جو آپ کی کیٹل کالونی تھی جس کا سارا گوبر آپ کے ڈائریکٹ واٹر چینل میں جا رہا تھا جہاں سے ہماری فش مر رہی تھیں کیونکہ وہ خون اور گوبر سارا آپ کا وہاں پہ فضلہ اس کا جاتا تھا جتنا وہ اس کی سلری سب کچھ. تو وہاں پہ وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی وہ گرین بسز ہیں وہ اس بایو گیس سے چلیں گی اور اس سے جو وہ سلری جسے کہتے ہیں جو آپ کا لکوڈ ویسٹ ہے اس سے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لانڈھی ملیر وغیرہ آپ کا ایگریکلچرل ایریا ہے اس کو فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. سو یہ اس کے اسپن آف بینیفٹس ہیں. سو انفارچونیٹلی مجھے اس کا اتنا زیادہ نہیں ابھی علم جو ٹرانسفارمیشن والی بات ہو رہی ہے ایگریکلچر کے, بٹ وی مسٹ ریممبر کیونکہ ہم خواتین کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پہ ایگریکلچر میں خواتین کا بہت بڑا تناسب ہے بنسبت پاکستان کے کسی بھی دوسرے علاقے میں. آپ کو فارم ورکرز خواتین ملتی ہیں تو فارم ورکرز سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں خواتین کو ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ ایک تو ورک ریلیٹڈ کہ آپ ایک کھلی فضا میں آپ ایکسپوزڈ ہیں ٹو دی ایلیمنٹس جس میں ہیٹ بھی ہوگی, جس میں اسٹارمس بھی آئیں گے, جس میں ایگریکلچرل لاسز بھی ہوں گی unless and until we rapidly go towards the adaptation of our agriculture to the changing climate cycles کیونکہ اس سے پھر لائیولیہڈ اور آپ کا جو آپ کی انکم جنریشن وہ ساری ہٹ کرتی ہے. لیکن اس میں ہمارے پاس ڈیزاسٹرز اور نوعیت کے بھی آ رہے ہیں. ہم پچھلے 2-3 سال سے لوکس سے ہٹ کر رہے ہیں جس سے نمٹنے کے لیے پیسٹیسائڈز یوز ہوتی ہیں اور پیسٹیسائڈ یوز لوکس تو اب آیا ہے. ہمارے ہاں فرٹیلائزر کیمیکل فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ دونوں کے استعمال سے کاٹن میں آپ کو پتہ ہے کاٹن پکنگ عورتیں کرتی ہیں اور کتنی کلوز پراکسیمیٹی سے وہ ہوتی ہے تو اس میں ان کی ہیلتھ کے جو امپیکٹس ہیں وہ آلریڈی ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں. آپ WWF کی بھی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, شرکت کار نے بھی میرے خیال میں کی ہوئی ہیں, تو یہ چیزیں ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں. تو اب جب کلائمیٹ امپیکٹ سے آپ کے ایگریکلچرل امپیکٹس بھی میپ ہو رہے ہیں تو اس میں ان نوانسز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک سلور بلٹ ہے میرے پاس, گیٹ مور ویمن آن دا ٹیبل, اسٹاپ گیٹنگ اونلی مین ٹو میک پالیسیز. This is the biggest gripe which was the latest example of it was Sindh water policy which was being formulated. اس کی تصویر ٹویٹر پہ میٹنگ کی آئی تھی and there are so many women in the water sector. We all went ballistic and we bombarded tagging the chief minister Murtaza Wahab and the water minister, everybody. Here you have women working in the water sector, you've got women scientists, you've got women policy makers, you've got women educators, you've got academia mein there are several dozens of women and there was not a single woman in that room. Now the good thing about Sindh government is کہ they listen. چاہے وہ شروع میں اس طرح سے ہو جب وہ ان کے ساتھ اس طرح کی ایک بمبارڈمنٹ آئی,
they included women in the stakeholder engagement. जो उनके stakeholder sessions हुए उसकी formulation के लिए उसमें उन्होंने draft भी share किया और उसमें ख़वातीन को भी लिया. Not enough, not as many as are available and as should have been on that table. But entry point यही है कि जिस जगह पे भी कोई policy, and please I don't want policies to be seen as men's policies and women's policies. SRHC is a men's problem as well, because a healthy woman is a benefit to the man as well. So there is not a single policy where I see a justification for exclusion of women. So my silver bullet is include women. There are women experts available in each and every field. चाहे वो आपके women's department के लिए ही ज़रूरी नहीं है ना women हो, आपके health department में भी हों, education में भी हों, आपके labor department में भी हों, आपके water में हों, आपके agriculture department में, each and every department has to have women trying to sort of take down the gender blind policies that we generally get to see. And they are gender blind not always out of any mean streak amongst the men who are making those policies. It is just because we are calling it blindness. हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज़ मैं उसमें दानिस्ता नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं उसको ब्लाइंडनेस कहूँगी कि एक एहसास नहीं होता कि ख़वातीन भी इस मौजू पे कोई राय रख सकती हैं, और ना सिर्फ राय रख सकती हैं कि उनकी कोई एक्सपर्टीज़ हो सकती है. सो दैट इज़ अ बैरियर वी नीड टू ब्रेक डाउन ASAP, in fact on a day before yesterday basis, because once you take women's opinions onto policies, आप खुद देखेंगे कि बहुत सी वो जो imbalances आपको नज़र आती हैं वो balances right हो जाएंगे. This is not a claim I'm making because I'm a woman sitting over here talking to you. If there was a just man who understood these issues, I think that man would also be making the same arguments. So I'm not making this argument as a woman, I'm making this argument as a person who knows, who has seen the benefit of balanced policies. And those balanced policies are only the ones where women's opinions have also been counted. Great. That's it. Lovely.